हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं धातु अधातु का पार्ट नंबर 5। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इसी में हमने चैप्टर 5 का संयोजकता पढ़ाया है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो अब आपका जो टॉपिक है वो है कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। इस टॉपिक में आज हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। आयनों का भौतिक गुण, भौतिक प्रकृति क्या होती है, आयन क्या होते हैं, इन सारी बातों को आज हम इस पार्ट में समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो हमने आपको संयोजकता बताया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया है। तो आपको इन धातुओं और अधातुओं की जो अभिक्रिया है इसे जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जैसे हमने आपको संयोजकता पढ़ाया है कि संयोजकता क्या होती है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मान लीजिए किसी तत्व का लेते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन है 8, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। ये कैसे जानते हैं? तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यही मिलके बनाते हैं परमाणु संख्या। क्या बनाते हैं? परमाणु संख्या बनाते हैं। और इसी परमाणु संख्या के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। तो हमने 1 से 30 तक आपको तत्व भी पढ़ा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन जो ये तत्व हैं इनकी जो परमाणु संख्या है वो बताने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर आपको परमाणु संख्या नहीं पता है तो फिर आप दिक्कत कर सकते हैं, आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है वो 8 होती है। तो हमने बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से KLMN आपको पढ़ाया था और बताया था कि जो पहला कक्षक होता है उसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं और इसमें 32 होते हैं। फिर एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2, 8, 8, 8 इस आधार पर भरे जाते हैं। ठीक, तो अब हमको यही आधार लेकर चलना है। और जो पहला कक्षक होता है हमने इसमें भी बताया था कि इसके भी रूम होते हैं। क्या होते हैं? रूम होते हैं। जैसे इसमें एक कमरा होता है S नाम का, इसमें SP नाम के 2 कमरे होते हैं। ये पहला कक्षक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो तीसरा है तो 3 कक्षक होने चाहिए, SP और D। चौथा कक्षक है तो SP, D, F। ये 4 कक्षक होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है पहला कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षक है तो 2s2, 2p6 और दोनों जब मिलेंगे तो हो जाएगा 8। और आप अभी आपने पढ़ा है कि दूसरे वाले कक्षक में कितने होते हैं। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप पिछली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर आपका ये छूट जाएगा आज का टॉपिक। तो यहाँ पर ये आप बहुत डिटेल में पढ़ाया है हमने, वहाँ पर आप जाकर के वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या लिखेंगे? पहले कक्षक में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब इसके बाद इसमें बचा क्या? 6 बचे हैं तो हो जाएगा 6। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो संयोजकता निकालनी होगी। तो इसमें हमने बताया था कि यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 और 4 ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। ये भी बताया है हमने। तो यहाँ पर 6 है और हमने बताया था कि यदि 6, 7, 8 आता है तो 6 की संयोजकता होगी 2, क्योंकि ये 8 से कितना कम है? 2 कम है। 7 से कितना कम है? 1 कम है। 8 का अष्टक पूर्ण है, इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। ये भी हमने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर वही देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो लिखेंगे 2-, इसकी संयोजकता क्या होगी? 2- होगी। ठीक, और हमने बताया था कि जो धातुएं होती हैं उन पर प्लस चार्ज होता है।
कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इसका मतलब ये क्या है? आधातु है ना। यहाँ पर क्या है? आधातु है, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हमने पढ़ाया है कि जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। जैसे अब मान लो हम एक एग्जांपल ले लें सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे 2,8,1, 8 2 10 1 11, ये आ गया। तो अब देखो क्या करेगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसके पास 1 प्लस है, मतलब ये अधिक है। तो ये क्या है? धातु है, सोडियम धातु है। तो प्लस माइनस ही अभिक्रिया करती है। तो यहां पर ये प्लस है तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। दाता होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। और ये क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। तो इस तरह से चलिए रिएक्शन करके देखते हैं कि किस तरह से प्लस और माइनस अभिक्रिया करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो संयोजकता निकालने में किसी भी तत्व की और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। क्योंकि जब हम अभिक्रिया बनाते हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसी का ले लेते हैं। सोडियम लिया था हमने और ऑक्सीजन लिया था, ठीक। सोडियम का आपको पता है कि 11 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8 1 होगा और इसका होगा 2,6। तो यहां पर इसको चाहिए कितने? 2 माइनस। तो इसके पास एक ही है तो ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो क्या करेंगे, हम सोडियम के 2 परमाणु लेंगे। तो यहाँ पर सोडियम 1 हो गया और इसका हम गोला बना लेंगे। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। दूसरा बना लेंगे सोडियम का, तो इसके पास भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ऑक्सीजन का बनाया, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6, या इधर बना दो 5 6। तो 6 हैं, 2 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसका अष्टक हो जाएगा पूरा और बन जाएगी अभिक्रिया। कौन सी बनेगी? Na कितने हैं? 2 हैं, तो लिखेंगे Na2O, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो इस तरह से ये क्या अभिक्रिया कर रही हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉन ले करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इस तरह से ये अभिक्रिया कर रही हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो NaCl है, क्या है? NaCl। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो आपको पता है, अभी आपने निकाला है, सोडियम का 11 होता है, 2,8,1। क्लोरीन का निकालेंगे तो ये क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे प्लस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कैसे करेगा वो देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे तो काम बन सकता है ना इसका, भाई ये सोडियम है और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? क्लोरीन है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और अभिक्रिया करके बना देगा क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। समझ में आ रहा है? तो धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल और लेते हैं MgCl2। MgCl2। अब देखो Mg कितना होता है? 12 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8, 2 8 2 10 2 12। क्लोरीन का होता है 17, अभी आपने निकाला ही है। इसका हो जाएगा 2 8 7। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, Mg अकेला है तो Mg को हम रख देते हैं बीच में, इस तरह से गोला बना दो। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो। Cl2 है, 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम ऐसे बना लेंगे, 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7। एक क्लोरीन इधर बना लेते हैं।
तो 1 2 3 4, मतलब कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम बिंदु के रूप में सजाते हैं। तो 2 हो गया, 3 ये हो गया, 6 1 ये 7। अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसका भी काम हो गया। ये भी हमने एग्जांपल में MgCl2 का दिया था। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ये भी तो बन गया क्या, Mg सिंगल है तो Mg लिखेंगे, Cl2 है तो लिख देंगे Cl2, अब क्रिया के पश्चात बन गया MgCl2। तो ये क्या होते हैं, ये क्या बनाते हैं, आयनिक आबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक आबंध बनाते हैं। इनके बीच में बॉन्ड होता है, ये जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक आबंध बोलते हैं। ठीक, MgCl2 हो गया। और ये जो बने हैं, आपने पढ़ा MgCl2, देख लो MgCl2 बना था, एक एग्जांपल हमने Na2O का दिया था और एक NaCl का दिया था। तो ये सारे क्या हैं, ये आयनिक यौगिक हैं। क्या है, आयनिक, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन क्या होते हैं, जो इन पे चार्ज होता है वही क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे होते हैं आपके आयनिक यौगिक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने 2-3 एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इनको क्या बोलते हैं ये भी आपको बता दिया कि ये आयनिक यौगिक होते हैं। आगे हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयनों के भौतिक गुण। लिखा है भौतिक प्रकृति। तो जो उसकी भौतिक प्रकृति होती है वो कभी कभी ठोस होती है, कभी कभी कठोर होती है और भंगुर होती है। तो ये भौतिक प्रकृति हो गई कि किस किस रूप में जो आयन होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं। तो वो ठोस, कठोर, भंगुर के रूप में पाए जाते हैं। देखो, फिर दूसरा पॉइंट है कि जो गलनांक होता है, गलनांक तथा क्वथनांक, क्या लिखा है, बहुत अधिक होता है। कैसे होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हमने बात की थी NaCl की। तो इनके बीच में जो आबंध होता है अधिक होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि प्लस माइनस जुड़े होते हैं। ठीक, तो उनको क्या करते हैं, गलनांक, ठीक, गला करके हम उसको क्या करते हैं, फिर उसके, क्योंकि इनके बीच गलनांक और क्वथनांक के बीच में बहुत अधिक होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो आबंध होता है बहुत ही अधिक होता है, तो उसको हम गला करके क्या करते हैं, आबंध को तोड़ते हैं और उसके बाद फिर हम आगे प्रक्रिया करते हैं। फिर घुलनशीलता, घुलनशीलता का मतलब है कि इसमें घुलनशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे जल में घुलनशील, ये क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन, आयन, आयन जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये जल क्या होते हैं, ये घुलनशील नहीं होते हैं। आयनों में क्या होता है, घुलनशील नहीं होते हैं। कौन कौन है, पेट्रोल और केरोसिन। ठीक, फिर आता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की बात करें, जिसमें विद्युत का चालन हो, तो क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। आपने बैटरी देखी होगी, उसमें भी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और जब दोनों जोड़ देते हैं तब क्या होता है, विद्युत का चालन होने लगता है। कैसे होने लगता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई बैटरी जोड़ रखी है और इस तरह से यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ये क्या है, इस तरह से प्रकाश फेंक रहा है बल्ब। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है। उसी प्रकार ये जो आयन ये होता है NaCl, तो इसमें एक क्या होता है, प्लस चार्ज, एक माइनस, मतलब कि एक धातु होता है और दूसरा अधातु होता है। इन दोनों के बीच में बंध होता है। तो उसी तरह जिस तरह इसमें विद्युत का चालन होता है प्लस माइनस को जोड़ने पर, उसी प्रकार इसमें भी जब प्लस माइनस बनता है आबंध के द्वारा, तो इसमें भी क्या होता है, विद्युत का चालन शुरू हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे लाइट जल गई, जैसे यहाँ पर हम कनेक्शन काट दें, तो आप बताइए कि क्या विद्युत का चालन होगा, तो आंसर होगा नहीं, यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होगा, क्योंकि धारा के जो प्रवाह है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आगे हम विद्युत में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको विद्युत चालकता ही समझना है,
कि विद्युत चालकता में क्या होता है, गलित अवस्था में गलाने पर जब दोनों को घोलेंगे, NaCl को घोलेंगे तो उस अवस्था में फिर क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो है धातुओं की प्राप्ति, कि हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कि धातुओं की जो प्राप्ति है वो किस किस रूप में होती है, तो खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में, गैंग के रूप में। तो इन तीनों को पढ़ना है। अब हम यहाँ पर आपको लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा दे रहे हैं कि खनिज क्या होता है। बच्चों को खनिज और अयस्क में अंतर करने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि खनिज को कैसे परिभाषित करें और अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। आज वो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो खनिज क्या होते हैं, जो भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब समझ रहे हो, भूपर्पटी ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से, जो बाहर ही मिल जाए, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या बोलेंगे, खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी पर, पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या खनिजों को, तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब देखो अयस्क में क्या अंतर होता है। अयस्क को आप कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे हम कहें एक ईंट है तो वो ईंट क्या होगा, खनिज होगा, एक ईंट। और अगर हम उस ईंट के भट्ठे पर पहुंच जाए जहां पर बहुत सारे ईंट हों तो उसी को हम बोलेंगे खनिज। अब कुछ समझ में आया, एक ईंट है तो वो खनिज है जो प्राकृतिक रूप से पाया गया भूपर्पटी पर, उसको हम बोल दिए क्या, खनिज। लेकिन जहां पर ये खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाए, जिसको खादान बोलते हैं, जैसे लोहे का खादान हो गया, कोयले का खादान हो गया, बालू का खादान हो गया, मोरंग का खादान हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये इन्हीं को अयस्क बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। खनिज क्या हो गए कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या तत्व या यौगिक ही क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अयस्क को आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि खनिज में यदि कोई, खनिज में यदि कोई विशेष, ठीक, खनिज में यदि कोई विशेष धातु काफी मात्रा में पाई जाए, खनिज में यदि कोई विशेष धातु काफी मात्रा में पाई जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, एक ईंट है और उस भट्ठे पर पहुंच जाए ईंट के, जहां पर बहुत सारी ईंटें हों तो वो क्या हो जाएगा, वो अयस्क हो जाएगा भट्ठा, और एक ईंट क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या लिखोगे, परिभाषा में आप लिखोगे कि खनिज में यदि कोई विशेष धातु काफी मात्रा में पाई जाए तो उसको हम बोलते हैं अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। ये आपका क्लियर हो गया। इसमें तीसरा पॉइंट आता है गैंग। गैंग में एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत जैसी अनेक अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को ही क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। जैसे हम कुछ निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, अशुद्धियां भी होती हैं, शुद्ध नहीं होता है, तो हम लिखेंगे पृथ्वी से खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या बोलेंगे, खनिज में कुछ अशुद्धियां होती हैं जैसे मिट्टी हो गया, रेत हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो अब अगला जो टॉपिक है, आपको धातुओं की प्राप्ति पता हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अयस्क है, और किस प्रकार से अयस्क से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं वो आपको समझना है। ठीक, अब देखो हम देख लेते हैं आपका जो है वो अयस्क। तो जो अयस्क होते हैं वो उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरा है निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो एक एक को हम समझते हैं। देखो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है उसका क्या होता है, गलित का विद्युत अपघटन होता है। जैसे अभिक्रियाशील धातु मतलब कि NaCl लिया था हमने, NaCl लिया था, NaCl में प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, गलनांक क्वथनांक भी आपको पढ़ाया था, उसको गलित अवस्था में करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, और उसके पश्चात फिर हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेंगे।
तो ये तो एक हो गया कि उच्च अपक्रियाशील धातुओं का किस प्रकार हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो ये हो गया। अब बात करें जो मध्यम में आता है, ना तो वो उच्च होता है ना निम्न होता है, मध्यम श्रेणी का होता है, उसको बोलेंगे मध्यम अपक्रियाशील धातु। तो इसमें दो आते हैं, एक होता है कार्बोनेट अयस्क और एक होता है सल्फाइड अयस्क। अगर कार्बोनेट अयस्क का हम एग्जांपल लें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम का कोयले का कार्बोनेट बन गया, ये क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद इसका हम निस्तापन करेंगे, निस्तापन करने के बाद फिर क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। मतलब कि इससे हम क्या बनाएंगे, कार्बोनेट से धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या होगा, CaO निकल जाएगा, धातु का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2, है ना। तो इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें धातु का जो ऑक्साइड है वो अलग करना है। फिर सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड अयस्क तो क्या लिखेंगे CaS, सल्फाइड अयस्क हो गया। फिर उसका क्या होगा, भर्जन होगा और भर्जन के पश्चात धातु का ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद उसका अपचयन होगा, अपचयन का मतलब समझ रहे, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन। उसके बाद उसका शोधन। तो यहाँ पे समझना है परिभाषा, आपको अगर पूछता है कि निस्तापन किसे कहते हैं तो आप बोलोगे कि कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनाना ही क्या है, निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। और लिखेंगे सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। समझ में आ रहा है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनाएंगे तो निस्तापन कहलाएगा, सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड बनाएंगे धातु का तो वो भर्जन कहलाएगा। फिर उसका अपचयन होगा, मतलब उसमें से फिर हम ऑक्सीजन को अलग करेंगे और बन जाएगा, फिर शोधन होगा और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। निम्न अपक्रियाशील की बात करें तो इसमें भी सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क CaS, सल्फाइड अयस्क, S को हटा के बनाएंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, भर्जन होगा। भर्जन की परिभाषा ही पता है, सल्फाइड अयस्क के धातु का ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। उससे फिर क्या होगा, जब इसका अपचयन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ धातु बचेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बचेगा कैल्शियम, तो ये सिर्फ क्या बचा, धातु बची। यहाँ पर धातु की बात कर रहे हैं तो धातु समझना है, धातु हुआ, फिर उसका शुद्धिकरण हुआ और फिर क्या हुआ, लास्ट में शुद्ध धातु की प्राप्ति हो गई। तो ये था आपका अयस्क। और इस तरह से आपके कुछ 2-3 पॉइंट हैं, हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, आपको समझ लेना है। और यहीं से आपका धातु और अधातु का चैप्टर क्या होता है वो समाप्त होता है। अब बात करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है आपके, 2-3 पॉइंट छोटे छोटे हैं, कभी कभी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है कि जब वायुमंडल के द्वारा जब धातु पर क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ने लगता है तो वो संक्षारित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, वो लोहा क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और ये प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। इसकी परिभाषा किस तरह लिखेंगे वो आपको समझ लेना। वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण धातुओं का कमजोर पड़ जाना, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण धातुओं का कमजोर पड़ जाना ही संक्षारण कहलाता है। वायुमंडलीय प्रभाव के कारण धातुओं का कमजोर पड़ जाना क्या कहलाता है, आपका संक्षारण कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो लोहे में जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा है यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब होता है कि किसी पर जो लोहा है उस पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा दें, किसकी, जिंक की परत चढ़ा दें, तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, यशद लेपन कहलाती है। किसी भी लोहे के धातु पर हम अगर जिंक की परत चढ़ा दें तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यशद लेपन कहलाती है। इसमें अगला पॉइंट आता है अमलगन। अमलगन क्या होता है, मिश्र धातु में जब पारा सुना, पारा या इसी को बोलते हैं मरकरी, क्या होता है, पारा या मरकरी होता है, तो इसमें मिलकर
आपका जो बनता है उसी को हम बोलते हैं मरकरी। मिश्र धातु में जब एक क्या बोलेंगे पारा या मरकरी पाई जाती है तो वो क्या होता है, अमलगन होता है। इस तरह से आपका ये अमलगन हो गया। मिश्र धातु की बात करें तो दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं। तो इसमें मिश्र धातु में एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें पीतल, तो पीतल में क्या क्या मिला होता है वो हम समझ लेते हैं। लिखा है जिंक और Cu, जिंक और तांबा, क्या होगा, जिंक कामा तांबा का जो मिश्रण होता है वो पीतल होता है। इनमें मतलब कि पीतल में क्या क्या मिला होता है, जिंक मिला होता है और तांबा मिला होता है। एक कांसा आता है जो हम घरों में बर्तन यूज करते हैं, कांसा बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, टीन होता है और तांबा होता है। क्या होता है, टीन होता है और तांबा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मिश्र धातु के। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर 3 धातु एवं अधातु कंप्लीट होता है। और इसके आगे का जो चैप्टर है वो जल्द ही हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। तब तक वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।